गुड डे स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड पढ़ा रही हूँ। उसमें हम यूनिट 5 हमने शुरू करी थी इससे पहले वाले लेक्चर में, जिसमें हमने जो चैप्टर शुरू कराया है वो है हमारा म्यूजिक एंड नॉइज। तो किसी भी म्यूजिक या किसी भी साउंड को अगर हम सुनते हैं तो कुछ साउंड हमें अच्छी लगती हैं, कुछ हमारे को शोर लगती है, अच्छी कर्कश नहीं लगती। तो वो साउंड जो है उनके क्वालिटी जो है वो हमारे को कैसे पता चलता है कि वो धीमी है, तेज है। इन सब की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अभिलक्षण है, उनके बारे में कल हमने उनकी परिभाषा और उनके बारे में कि किससे हमें किस चीज का पता चलता है, कौन सी चीज से वो आइडेंटिफाई कैसे हम करें, उसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। तो हमने कल म्यूजिक और नॉइज में जो डिफरेंस है उसको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो हम अंदाजा लगा लेते हैं लेकिन हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसे पढ़ेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड हमने पढ़ ली थी। उसके अंदर हमने 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ी थी। एक तो पिच, लाउडनेस और टिम्बर के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम साउंड का के बारे में हम बता सकते हैं। आज हम 2-3 चीजें जो हमारे को है थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, आज जो भी पढ़ेंगे वो सारा कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन उनसे ही हमारे को साउंड जो म्यूजिक है उसके अंदर क्या क्या चीजें, टर्म्स क्या यूज में आती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी एंड लाउडनेस, प्रबलता और तीव्रता में अंतर। हमने ये कल पढ़ा था। प्रबलता जो होती है, लाउडनेस, वो तीव्रता पर निर्भर करती है, लेकिन तीव्रता अलग चीज है, प्रबलता अलग चीज है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं पर एक ही राशियां नहीं है। सबसे पहले हम इनके बारे में डिफरेंस देख लेते हैं। तो किसी ध्वनि का तेज अथवा धीमा सुनाई देना ध्वनि की तीव्रता के अतिरिक्त हमारे कान की संवेदिता पर भी निर्भर करता है। ये मैंने कल भी कहा था कि ध्वनि जो है वो तीव्र है ध्वनि, लेकिन हमें तेज या धीमी सुनाई देती है। ये केवल ध्वनि की तीव्रता पे ही निर्भर नहीं करता, ये हमारे कान कितने सेंसिटिव हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, उसकी कानों की सेंसिटिविटी पर भी निर्भर करता है। ये जरूरी नहीं है कि ये ध्वनि यदि तीव्र है तो वो हमें तेज भी सुनाई दे, ठीक है। हो सकता है हमारे कानों से हमारे को कम सुनाई देता हो तो हमें तीव्र ध्वनि भी धीमी ही सुनाई देगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तीव्रता कम है उसकी, लेकिन वो हमारे कान इतने संवेदी नहीं है। कान की संवेदिता भिन्न भिन्न आवृत्तियों के लिए भिन्न भिन्न होती है। तो अब हरेक कान के जो संवेदिता है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी, हमारी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, हम जो ग्रहण करने की, हमें फ्रीक्वेंसी ग्रहण करने की जो क्षमता है वो भी हमारी लिमिटेड है। हम जो ह्यूमन ईयर है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को ही पहचान सकता है, उसके प्रति सेंसिटिव हो सकता है। उसी के हिसाब से हमारा जो कान का जो पर्दा है, जो मेम्ब्रेन है, वो उसी हिसाब से बनाई गई है। तो वो हो सकता है उन फ्रीक्वेंसीज के लिए तो वाइब्रेट करे, और बाकी आप कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दो, इंटेंसिटी बढ़ाने से मतलब लाउडनेस आप बढ़ा रहे हो लेकिन आपने फ्रीक्वेंसी वही रखी है। फ्रीक्वेंसी होता है रिपीटेशन ऑफ साउंड। तो फ्रीक्वेंसी अगर आपने 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की रखी हुई है तो आपकी इंटेंसिटी बढ़ाने से आपको वो सुनाई देगी, तेज सुनाई देगी, धीमी सुनाई देगी। लेकिन अगर आप ऐसी फ्रीक्वेंसी बजा रहे हो जो ह्यूमन ईयर उसके प्रति सेंसिटिव है ही नहीं, रिएक्ट ही नहीं करता, तो आप कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दो उसको नहीं सुनाई देगा। We cannot hear sound above 20 kilohertz, how much intense it may be। मतलब आप चाहे कितनी भी तीव्रता बढ़ा दें लेकिन 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी क्योंकि हमारे कान सुन ही नहीं सकते, तो उस इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो आपको वो सुनाई नहीं देगी। ध्वनि की तीव्रता एक निश्चित राशि होती है,
मतलब एक वो डेफिनेट क्वांटिटी है जिसको आप मेजर कर सकते हो, मेजरेबल क्वांटिटी है, और उसका ईयर से, कान से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो इंटेंसिटी की भाई ये है, तो किसी इंस्ट्रूमेंट से आपने इस इंटेंसिटी के साउंड होता है निकाली, तो वो इंटेंसिटी आप मेजर कर सकते हो, आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे आप इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हो। लेकिन वो कान पे जाके किस तरीके का असर डालेगी, ये आप उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते। जो कान की सेंसिटिविटी है वो हमारी किस फ्रीक्वेंसी के लिए कैसे बिहेव करेगी, वो ह्यूमन टू ह्यूमन डिफर करता है। ध्वनि की प्रबलता वह संवेदना है जिसके आधार पर हम किसी ध्वनि को धीमी और तेज कह सकते हैं। तो हमारे को कोई आवाज जो है वो बहुत धीमी लग रही है, तो हो सकता है मुझे वो आवाज धीमी सुनाई दे रही हो क्योंकि मेरे जो कान का रिसेप्शन है, वो सेंसिटिविटी है, वो रिड्यूस्ड है, और आपको वही आवाज तेज सुनाई दे रही है। तो ये ह्यूमन ईयर में डिफरेंस है। तो बेसिकली प्रबलता जो है वो तीव्रता पर निर्भर करती है, लेकिन ये दोनों राशियां अलग हैं। जनरली ये शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। अच्छा, अब लाउडनेस और इंटेंसिटी मैंने कहा दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, लेकिन हाँ लाउडनेस तीव्रता के साथ बढ़ती है, बट नॉट इन सेम रेशो। उनका रेशो सेम नहीं रहता, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है वो। उनका रिलेशन हमने कल ही पढ़ा था, L बराबर K log I। तो ये जो रिलेशन है L और I के बीच में, ये एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं वेबर फेशनर नियम कहलाता है। ठीक है, और इसके आधार पे ये कल हमने निकाला भी था, L2 माइनस L1 log I अपॉन I0। और अगर हम उसको डेसिबल्स में लिखना चाहते हैं, इसको हम अल्फा लिख लेते हैं, L2 माइनस L1 को अल्फा लिख लेते हैं। इन डेसिबल फॉर्म वी कैन राइट 10 log I अपॉन I0 डेसिबल में। ये तो बेल में हो गया, ये डेसिबल में हो गया। ठीक है, तो ये हमारा लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच में डिफरेंशिएशन डिस्कस हमने कर लिया। अब एक नई चीज हम पढ़ेंगे, ये सब चीजें थ्योरेटिकली हैं, लेकिन इन सब टर्म्स से हमें फेमिलियर होना पड़ेगा अगर हम कोई म्यूजिक या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कुछ फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं। तो अब हम जो चीज आज पढ़ेंगे वो है संवादिता व असंवादिता, कॉन्सोनेंस एंड डिसोनेंस। तो कॉन्सोनेंस और डिसोनेंस बहुत ही सिंपल सी चीजें, हम डेली लाइफ में कई बार उन टर्म्स को यूज करते हैं, लेकिन हमें उनका सही अर्थ नहीं पता होता। तो हम यहाँ पर उन चीजों की बात करेंगे। तो हम अगर मान लो, अगर आप में से कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है तो वो कॉर्ड जानता होगा कि कॉर्ड क्या होता है। एक्चुअल में कॉर्ड क्या होता है, दो या दो से अधिक स्वर एक साथ बजाए जाते हैं। जैसे मान लो आपने कोई गिटार ले रखा है या कुछ, तो उसमें से आप एक एक वायर को ना बजा के आपने कई सारे वायर्स के अंदर जो साउंड आती है उनको, उनका एक ग्रुप बना के आपने एक पर्टिकुलर एक साथ 2-3 वायर्स को दबाया पर्टिकुलर पोजीशंस पे, जैसे उसको बजाया जाता है, और फिर आपने उसको म्यूजिक जनरेट करी। तो वो एक पर्टिकुलर जो साउंड होती है, ग्रुप, बहुत सारे साउंड का एक ग्रुपिंग जो है वो हमारा कॉर्ड कहलाता है। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग उनके कॉर्ड्स होते हैं, हिंदी में भी हम उसको कॉर्ड ही कहते हैं। तथा इसका परिणामी प्रभाव यदि कर्ण प्रयोग, अब जैसे आपने कोई जो नौसिखिया जिसको नहीं बजाना आता, उसने ऐसे ही ऊटपटांग गिटार के तारों को बजा दिया, दबा लिया, और फिर उसके बाद उसने म्यूजिक जनरेट करनी शुरू करी, तो वो ऐसे ही ऊटपटांग सी आवाज सुनाई दे रही है। और एक कोई जो एक्सपर्ट है वो बजाता है सारे वायर्स को डेफिनेट पोजीशन पे बजा के और फिर म्यूजिक जनरेट करता है, तो वो हमें बड़ी अच्छी लगती है। तो यही अंतर है कॉन्सोनेंस और डिसोनेंस में। क्या है, यदि ये अगर हम दो या दो से अधिक स्वर एक साथ बजाएं और उनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो कानों में अच्छा लगे, प्लेजेंट लगे, तो इस घटना को हम कॉन्सोनेंस कहते हैं, संवादिता कहते हैं, और अथवा स्वर संगति कहते हैं। और इन स्वरों का संयोजन
को सुसंगति कहते हैं। और इस तरीके के जो कॉम्बिनेशन है जो हमें सुनने में अच्छे लगते हैं उनको हम कॉर्ड कहते हैं, साथ ही साथ हमको क्या कहते हैं, कॉनकॉर्ड कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसे स्वरों को जिनके कारण ये घटना उत्पन्न होती है उनको कॉन्सोनेंट नोट्स कहते हैं। तो अब आपने जो वायर्स प्रेस किए थे पर्टिकुलर पोजीशंस पे, वो जो साउंड प्रोड्यूस हुई थी उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट नोट्स। अब डिसोनेंस क्या होगा? यदि ये जो हमने 2 या 2 से अधिक स्वर बजाए और उनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो सुहाना नहीं हो, मतलब वो अनप्लेजेंट हो, तो हम उसको कहते हैं डिसोनेंस। और इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम कह देते हैं डिस्कॉर्ड। ऊपर उसको कहा था कॉनकॉर्ड, और यहाँ पर जो स्वरों का संयोजन है उसको हम कह देते हैं डिस्कॉर्ड, विरचता। और ऐसी घटना उत्पन्न करने वाले स्वरों को हम क्या कहते हैं, डिसोनेंट नोट्स कहते हैं। तो हमारे को समझ आ गया कॉन्सोनेंस और डिसोनेंस क्या है। अगर 2 या 2 से अधिक स्वर एक साथ बजाया जाए और वो सुनने में हमें अच्छे लगे तो वो कॉन्सोनेंस घटना होती है, और वो सुनने में अच्छे नहीं लगे तो वो डिसोनेंस घटना होती है। अब क्या है, जब ये नोट्स की अगर हम बात करें तो अब हमें पता कैसे चले? सुनने में तो हमें लग जाता है कि ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन जब हम म्यूजिक की बात करते हैं तो उसमें भी एक साइंस है। तो उसमें अगर आप उसमें क्या, शुरुआत में तो प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट्स हुए और उसके आधार पर ही उसकी साइंस लिखी गई। तो स्वरों के प्रायोगिक अध्ययन से ये ज्ञात हुआ कि यदि स्वरों की आवृत्तियों के अनुपात को छोटी पूर्ण संख्याएं जैसे 1/1, 2/1, 3/1 आदि द्वारा व्यक्त किया जा सके तो वे स्वर संवादी स्वर कहलाते हैं। मतलब ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था कि अगर जो अलग अलग साउंड है उनकी जो फ्रीक्वेंसीज का जो रेशियो है, अगर वो छोटी पूर्ण संख्या हो, स्मॉल होल नंबर्स में हो, जैसे 1 है, 2:1 है, 3:2 है, इस तरीके के अगर छोटी संख्याएं हैं तो क्या होता है, वो स्वर जो है वो कॉन्सोनेंट या कॉनकॉर्ड कहलाते हैं। ठीक है, संवादी स्वर होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वो कॉन्सोनेंट नोट्स भी कहलाते हैं। और अगर इसके विपरीत, अगर उनकी जो आवृत्ति है, जो स्वर हम बजा रहे हैं, उनकी आवृत्तियों का जो रेशियो है वो एक बहुत बड़ी संख्या है, जैसे 10:9 है, 16:15 है, तो ऐसे जो रेशियो वाले जो स्वर होते हैं वो जनरली अनप्लेजेंट साउंड निकालते हैं और वो आपके डिस्कॉर्ड या डिसोनेंट नोट्स के नाम से जाने जाते हैं। तो इसीलिए मतलब हमारे को प्लेजेंट स्वर वो लगते हैं जिनमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जो है वो छोटा हो और कोई होल नंबर में हो। अब क्या है, 2 स्वर अगर आपने लिए, एक जैसे आप सभी फैमिलियर होंगे, सारे गा मा पा धा नी सा, ये हमारे स्वर जो पॉपुलर हम सरगम जिसको हम कहते हैं। तो अगर हमारे एक सुर से दूसरे सुर की तरफ जाते हैं, एक स्वर से दूसरे स्वर की तरफ जाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी में बदलाव होता है। तो अगर तो 2 स्वरों की आवृत्ति का जो अनुपात है, रेशियो है, वो हमारा क्या कहलाता है, स्वरानुपात कहलाता है, म्यूजिकल इंटरवल कहलाता है। तो रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 नोट्स इज कॉल्ड म्यूजिकल इंटरवल। अब ये म्यूजिकल इंटरवल, जैसे मान लो आपके पास 2 फ्रीक्वेंसीज है, एक 512 हर्ट्ज की है और एक 256 हर्ट्ज की है, 256 हर्ट्ज की है। तो इन दोनों के बीच में जो रेशियो है वो 2 हो गया, तो म्यूजिकल इंटरवल इन दोनों के बीच में 2 कहलाएगा। इस स्वरानुपात को संगीत में एक विशेष नाम दिया गया है जो हमारा ऑक्टेव कहलाता है। तो ये जो किसी भी म्यूजिक के अंदर जो म्यूजिकल नोट्स हैं उनके बीच में जो फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है उनको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेव कहते हैं। ठीक है। अब हम एक म्यूजिक से, बिल्कुल प्योरली म्यूजिक से रिलेटेड चीज पढ़ लेते हैं, वो है हमारा म्यूजिकल स्केल, स्वरग्राम या संगीत स्केल। तो
अब क्या है, जब आप कोई म्यूजिक बनाना चाहते हैं तो म्यूजिक के लिए कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं। तो जब बहुत से स्वरों का संयोजन इस प्रकार किया जाए कि उनका विशेष क्रम में बजाने पर उन सब का प्रभाव कान को अच्छा प्रतीत हो, तो उन स्वरों को क्रम से व्यवस्थित करने पर जो सारणी प्राप्त होती है उसे स्वरग्राम कहते हैं। यानी म्यूजिकल स्केल क्या होता है कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा म्यूजिक जो है वो अगर हम बजाएं और उनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट है, अगर एक के बाद एक उनको बजाएं तो उनका जो रिजल्टिंग इफेक्ट है वो हमारे कानों पे सुनने में अच्छा लगे, तो हम उनको क्या करते हैं, उन सभी स्वरों को एक क्रम में फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर या एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं, और वो जो टेबल हमें मिलती है वो टेबल हमारी कहलाती है म्यूजिकल स्केल। अब जो म्यूजिकल स्केल जो प्रचलित हैं उनको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है डायटोनिक स्केल और एक टेम्पर्ड स्केल। हिंदी में डायटोनिक कहते हैं और संस्कारित कहते हैं। तो पहले हम डायटोनिक की बात करेंगे। तो डायटोनिक स्केल जो है उसके अंदर एक्चुअल में ये पुराना स्केल है जो हम आज भी फैमिलियर है, सरगम के सात सुर कहलाता है, वो ही है। इस स्केल में 8 स्वरों की आवृत्तियां इस प्रकार चुनी जाती हैं कि उनको क्रमबद्ध बजाया जाए तो उनका परिणामी प्रभाव कान को अच्छा सुनाई दे। ठीक है, तो इसके अंदर 8वां सुर जो है पहले सुर का रिपीटेशन होना शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर जो अपने पॉपुलर है 7 सुर, वो वाला डायटोनिक स्केल है ये। स्वरग्राम में जो सबसे कम आवृत्ति का स्वर जो होता है उसको मूल स्वर या की नोट कहते हैं। तो जो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो नोट होता है उसको हम की नोट कहते हैं, और फिर वो धीरे धीरे नोट्स जो है उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती चली जाती है। ये मूल स्वर ही इस स्वरग्राम का प्रथम स्वर होता है। तो ये जो की नोट है यही आपका जो म्यूजिकल स्केल है उसका फर्स्ट नोट कहलाता है, और जो 8th नोट होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले वाले नोट के फ्रीक्वेंसी की डबल होती है। ठीक है, तो जैसे आपने सा रे गा मा प ध नी सा, फिर सा रे गा मा, तो दोबारा से जो सा आया उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पहले वाले सा की फ्रीक्वेंसी की जस्ट डबल हो जाती है। तो इस तरीके से वो म्यूजिकल नोट चलता है। ये हमारा सरगम जो कहलाती है वो डायटोनिक स्केल है। ये मैंने यहाँ लिख भी दिया। अतः इस स्वर ग्राम में 8वें स्वर प्रथम स्वर का सप्तक होता है, ऑक्टेव होता है। ऑक्टेव हम किसको कहते हैं, जब जिस सुर की फ्रीक्वेंसी मतलब पहले फर्स्ट नोट की फ्रीक्वेंसी की जब डबल हो जाए उसको हम ऑक्टेव की स्टेट कहते हैं। तो इसमें ऑक्टेव में हमारे 8 होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो पहला जैसे 256 पे और दोबारा सा आएगा तो वो 512 पे होता है। तो ये हमारा डायटोनिक स्केल है, पुराना स्केल है। लेकिन अब इसके अंदर क्या है, इसमें फिक्स फ्रीक्वेंसी चेंज है। तो हरेक का जो गला है, जो म्यूजिक मतलब गाने की जो कला है वो हरेक गले के हिसाब से अलग अलग होती है। तो ये जो स्केल फिक्स फ्रीक्वेंसी का जो स्केल है वो बजना मतलब उस आवाज को निकालना हर एक गले से संभव नहीं हो पाता, इसलिए उसमें लिमिटेशंस आ जाती है। हर कोई उस स्वर को पकड़ नहीं पाता गले के हिसाब से। तो इसके लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर हम उससे मेल करते हुए बनाते हैं तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी काफ़ी हमारे को बहुत सारे की नोट्स डालनी पड़ती है पर्टिकुलर वो आवाज़ निकालने के लिए। तो इसलिए इस डायटोनिक स्केल को हम मॉडिफाई कर दिया गया आगे जाके। तो मॉडिफाइड जो है उसको हम कहते हैं टेम्पर्ड। टेम्पर्ड हम उसी को कहते हैं जिसके साथ छेड़छाड़ कर दी गई हो। तो हमारा ये बेस स्केल सुर था, उसके बाद हमने एक नया अपनी सुविधा के हिसाब से बनाया, वो है हमारा टेम्पर्ड स्केल। तो संस्कारित स्वरग्राम हम आजकल यही यूज में लिया जाता है, टेम्पर्ड स्केल। तो टेम्पर्ड स्केल को भी हम दो डिवाइड कर सकते हैं, एक तो मध्यमान स्वर संस्कार मीन टोन और एक इक्वल टोन टेम्परामेंट समान स्वर संस्कार।
तो इसमें से भी मीन टोन तो क्या करती थी, दो फ्रीक्वेंसीज के जो का मीन वैल्यू निकालती थी और उसका भी एक की नोट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में डाल दिया जाता था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, इसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज थी, इसलिए इसको यूज में नहीं लिया जाता। जो यूज में लिया जाता है वो हमारा है समान स्वर संस्कार, इक्वल टोन। तो इक्वल टोन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर कुछ नहीं है, वो उसका मॉडिफाइड फॉर्म ही है। पहले उसके अंदर 8th नोट जो होता था वो ऑक्टेव होता था। अब इसके अंदर इस स्वरग्राम की रचना में 13 स्वर इस प्रकार चुने जाते हैं, प्रथम व अंतिम स्वर की आवृत्तियों में 1:2 का अनुपात हो, यानी 13th जो नोट है वो ऑक्टेव होता है। अब तो इसमें क्या होता है, ऑक्टेव को 12 बराबर अनुपातों में विभाजित किया जाता है। तो 12 बराबर अनुपातों में विभाजित किया जाता है और पहला और 13th जो है वो डबल होती है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी। तो दो समीपवर्ती स्वरों के आवृत्तियों में स्वरानुपात अगर x है तो हरेक के पास x 12 बार आएगा, वो मिलकर दुगनी हो जाती है, उसका जो रेशो होता है वो ट्वाइस हो जाता है। तो x रेज टू पावर 12 इज इक्वल्स टू 2 या x इज इक्वल्स टू 2/1/12। ये दो समीपवर्ती जो नोट्स हैं उनके बीच में जो फ्रीक्वेंसी है उसका डिफरेंस इतना होता है हर एक के अंदर। इस वाले में इस स्वरग्राम ये है कि इसमें उत्तरोत्तर स्वरानुपात समान रहता है, मतलब एक उससे दूसरे में जाते हैं तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी रेशियो है वो हमेशा सेम रहता है। ये कुछ इस तरीके से बनाया गया। तो इस आधार पर हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कम कीज से सुविधाजनक प्रकार से काम में लिया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो इसलिए ये ज्यादा चलन में आ गया है। अब हमने म्यूजिक पढ़ ली, म्यूजिकल स्केल पढ़ लिया, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। अब हम सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पढ़ेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम सभी जानते हैं जिनसे हम कोई एक प्लेजेंट म्यूजिक जनरेट करते हैं, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। लेकिन हम अगर उसको ध्यान से देखें, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कोई भी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला एक होता है जनरेटर और दूसरा होता है रेजोनेटर। कंपनों का जनित्र और दूसरा होता है प्रवर्धक। यानी कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में एक चीज तो ऐसी होगी जो साउंड प्रोड्यूस करेगी और दूसरा क्या करेगी, उसको हम कहेंगे जनरेटर। और दूसरा क्या करेगी, दूसरी उस साउंड को रेजोनेंस करेगी, मतलब उस आवाज को बढ़ाएगी जिससे कि सबको ढंग से सुनाई दे। वो जो हिस्सा होता है वो हमारा होता है प्रवर्धक या रेजोनेटर। जनित्र ध्वनि उत्पादन करता है एवं प्रवर्धक उसे प्रवर्धित करके माध्यम में संचरित करने में सहायता करता है। तो आपने कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में देखना, उसमें हर एक के अंदर एक जनरेटर और एक रेजोनेटर होगा। जैसे अगर आप कोई वायलिन या गिटार को देखेंगे तो उसमें क्या होता है, जो वायर्स लगे हुए हैं वो तो साउंड प्रोड्यूसिंग है, यानी वो जनरेटर्स हैं। और रेजोनेटर क्या है, उसकी जो नीचे की जो लकड़ी की बॉडी होती है वो अंदर से हॉलो होती है और एक जहां पर वायर्स लगे हुए होते हैं उस जगह पर एक बड़ा सा छेद होता है जिससे कि साउंड उसके अंदर जाए। वो रेजोनेंस पैदा करने के लिए वो रेजोनेटर होता है और उसी के माध्यम से आपकी आवाज तेज होके माध्यम में संचरित होती है। प्रवर्धक केवल उन्हीं आवृत्तियों को माध्यम में प्रसारित करता है जिन्हें वे जनित्र से प्राप्त करता है। और ये कला है कि भाई जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर जो रेजोनेटर है वो इसी हिसाब से बनाया जाए कि वो हर आवाज को एम्पलीफाई नहीं करे, वो केवल उस आवाज को एम्पलीफाई करे जो वो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। ठीक है। अब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अगर ब्रॉडली देखें तो उनको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 कैटेगरीज कैसे बना सकते हैं? हमारे सबसे पहली कैटेगरी है सोनोमीटर के ऊपर आधारित। अब सोनोमीटर क्या होता है? सोनोमीटर एक सिंपल तार को अगर आप लकड़ी के बक्से के ऊपर, खोखले बक्से पर अगर कस दें और उसको बजाएं तो उसमें एक विशेष प्रकार की आवाज पैदा होती है। छोटी क्लासेस में हम जो वो स्ट्रिंग वाला जो पढ़ते हैं ना, हमने नोड्स एंटी नोड्स वहीं पढ़े, खिंची हुई डोरी में,
वो सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट भी छोटी क्लासेस में करवाया जाता है, कई जगह पर होता है, आजकल कई बार नहीं भी होता। तो वो जो सोनोमीटर है यानी वायर्ड इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, सबसे पहली कैटेगरी है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की। दूसरी कैटेगरी हमारी हो सकती है जो कि फूंक या किसी धोकनी से चलते हैं, जैसे आपने बांसुरी है, फूंक मार के बजाए, क्लॉरिनेट है, ब्यूगल है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी हमारी है वो है हमारी वाइब्रेटिंग प्लेट्स के ऊपर आधारित, जैसे तबला है, ढोलक है, तो ये हमारी 3 कैटेगरीज हैं। अब हम इनको देख लेते हैं। तो पहला जो भाग है, 3 भागों में विभक्त जो किया जाता है, उसमें से फर्स्ट जो पार्ट है वो है हमारे तार वाले इंस्ट्रूमेंट यानी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, और इनका आधार क्या है, सोनोमीटर के ऊपर आधारित होते हैं। अब इनमें कौन कौन सी कैटेगरी आएगी, एक तो बो या गज द्वारा कंपित, जैसे वायलिन है, वायलिन को आप एक बो से बजाते हैं, बो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वायलिन जैसे ही, और भी कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और कुछ उंगलियों द्वारा म्यूजिक साउंड, जैसे गिटार के अंदर है, सितार में है, ये वीणा वादनी जो होती है उसके अंदर, उन सभी में हम क्या करते हैं, हाथ से बजाते हैं। तो ये हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और ये उसमें सोनोमीटर के सिद्धांत की, एक खिंची हुई डोरी में जो कंपन है उन सिद्धांत की पालना करते हैं। अब दूसरे हमारे जो हैं वो हमारे हैं फूंक या धोकनी वाले प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं। वो कौन से होते हैं, एक तो मुंह से फूंक मारने वाले, जैसे बांसुरी है, कई ब्यूगल है। ये कुछ होते हैं इंस्ट्रूमेंट जिनके ऊपर आप उनको कहीं से प्रेशर देते हो, प्रेशर वाले, तो हॉर्न है, जैसे हॉर्न पे आप प्रेशर लगाते हो तब वो बजता है, तो प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो भी इसी के अंदर आते हैं। तीसरे हमारे पीतल के जो वाद्य हैं, ये क्लॉरिनेट है, शादियों में ये वो इतने बड़े बड़े से वो बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो सभी हमारे इसी में ही आते हैं, फूंक से ही मारने पर बजते हैं वो। और साथ ही साथ हाथ से धोखने वाले, हाथ से धोखने वाले जैसे हारमोनियम, हारमोनियम के अंदर आप हाथ से उसके अंदर बार बार हवा भरते हैं और म्यूजिक जनरेट होती है। ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये फूंक या धोखने वाले इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो सारे हमारे किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं, हमारे ऑर्गन पाइप के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। हमने वो पढ़ा था ना कि एक खुले हुए पाइप में, बंद पाइप में कैसे नोड्स, एंटी नोड्स वगैरह बनते हैं, कैसे आवृत्तियां बदलती हैं, वो सारे के सारे जो सिद्धांत है वो इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स में लागू होते हैं। अब तीसरी कैटेगरी जो हमारी होती है वो है मढ़े हुए यानी वाद्य यंत्र। मढ़े हुए वाद्य यंत्र यानी जैसे कोई किसी के ऊपर कसे हुए हैं किसी चीज पे, तो जैसे खाल से मढ़े हुए, तबला है, ढोलक है, ये सारे के सारे उनके ऊपर खाल चढ़ाए रखी होती है, किसी के लकड़ी पर या मेटल पर खाल चढ़ाई हुई होती है। और दूसरे जो होते हैं वो ऑटोफोनिक होते हैं। ऑटोफोनिक कैसे बजाया जाता है, जैसे घंटी है ना, एक मेटल से दूसरा मेटल टकराया है, मंजीरा है, ये सारे के सारे जिन लॉज को फॉलो करते हैं वो लॉज की जो कैटेगरी है वो कहलाती है वाइब्रेटिंग स्लेट्स। तो ये उनके ऊपर इसमें जो फिजिक्स लगती है वो सभी इसके हिसाब से लगती है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इतनी आसानी से नहीं बनाए जाते, उसके अंदर भी बहुत प्योर फॉर्म ऑफ फिजिक्स लगती है। और ये हमने एक प्रकार से ओवरव्यू ही लिया है इस चैप्टर के अंदर कि क्या म्यूजिक में हम क्या क्या चीजें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद है। सुनने में हमें बहुत अच्छी लगती है लेकिन उसके पीछे की जो फिजिक्स है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। हम यहाँ पर केवल इतना ही पढ़ेंगे इसके बारे में। अब नेक्स्ट जो हम इसके अंदर एक चैप्टर और है इसी यूनिट के अंदर, वो हमारा है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।